हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टार चेस एकेडमी। मैं आपका टीचर सिद्धार्थ सर अपने चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हम लोग क्लास 12th की फिजिक्स की वन शॉट वीडियो जो हम लोग चल रहे हैं, वन शॉट नोट्स चल रहे हैं, उस सभी में आज हम लोग बात करेंगे चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम है वेव ऑप्टिक्स। तो वेव ऑप्टिक्स के कॉन्सेप्ट समझेंगे ये होता क्या है। जैसे हम लोग जानते हैं कि ऑप्टिक्स मतलब होता है कि लाइट और लाइट की स्टडी करना, लाइट की बिहेवियर की स्टडी करना ऑप्टिक्स कहलाता है। उसके दो ब्रांच थे, एक थे रे ऑप्टिक्स और एक था बेटा वेव ऑप्टिक्स। ठीक है। तो रे ऑप्टिक्स ऑलरेडी हम लोग अपलोड कर चुके हैं वीडियो, तो उसको जाके आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। जाइएगा प्लेलिस्ट में और क्लास 12th फिजिक्स वन शॉट वीडियो में देखिएगा। तो चलते हैं आज जो चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम है वेब ऑप्टिक्स, इसके बारे में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले वन शॉट वीडियो की सीरीज में पहली हेडिंग है जिसका नाम है वेव फ्रंट। क्या होता है देखो, इट इज द लोकस ऑफ पॉइंट हैविंग द सेम फेज ऑफ ऑस्किलेशन। सीधी बात है, वेव फ्रंट क्या होता है, जिसके जो पॉइंट का कलेक्शन होता है उसका ऑक्सीलेशन सेम होता है। जैसे बेटा कोई पॉन्ड ले लेते हैं, पॉन्ड में अगर हम स्टोन को यहाँ फेंकते हैं तो इसका जो वेव बनता है वो इक्वली दोनों डायरेक्शन में होता है। इसी को बोलते हैं वेव फ्रंट। क्या बोलते हैं? वेव फ्रंट। रेस क्या होता है? रेज आर द लाइन्स परपेंडिकुलर टू द वेव फ्रंट। वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर जो लाइन होती है उससे क्या बोलते हैं? रे से, विच शो द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपोगेशन ऑफ एनर्जी। ये जो रे है ना, ये रे डायरेक्शन शो कर रहा है कि एनर्जी का प्रोपोगेशन किधर हो रहा है, इस डायरेक्शन में। अगर ये रे ऐसे होता तो इसका प्रोपोगेशन किधर दिखा रहा है, एनर्जी का इस तरफ दिखाई दे रहा है। तो दैट शुड बी रे आर इंडिकेटेड द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है। टाइम टेकिंग क्या था? द टाइम टेकन फॉर लाइट ट्रेवल फ्रॉम वन वेव फ्रंट टू अनदर इज द सेम अलोंग एनी रे। टाइम टेकन क्या होता है कि एक वेव से दूसरे वेव जाने में कितना समय लग रहा है, उसी को बोलते हैं टाइम टेकन। ये हो गया कुछ बेसिक्स। अब आते हैं इम्पोर्टेंट्स जिसका नाम है हाइजेंस प्रिंसिपल। क्या नाम है बेटा? हाइजेंस प्रिंसिपल। तो इसको इरेज कर दें। ठीक है, हाइजेंस प्रिंसिपल। ठीक, देखते हैं हाइजेंस प्रिंसिपल क्या कहता है। हाइजेंस प्रिंसिपल ये कहता है कि अकॉर्डिंग टू हाइजेंस ईच पॉइंट ऑन द गिवन वेव फ्रंट act as a fresh source of new disturbance called secondary wavelets which travel all direction with the velocity of light in the medium। हाइजेंस प्रिंसिपल ये कहता है, जैसे बेटा कोई वेव डिस्टर्बेंस हुआ तो एक वेव हुआ, फिर दूसरा हुआ तीसरा हुआ, तो यानी ये जो सेकंड वेव है, ये जो सेकंड है, ये जैसे ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड। तो जैसे ये सेकेंडरी वेव, जैसे इसके सेकेंडरी वेवलेट्स के लिए हमेशा ओरिजिन जो होता है प्राइमरी वेवलेट्स ही जिम्मेदार होता है। अगर ये प्राइमरी वेवलेट्स नहीं होगा तो सेकेंडरी वेवलेट जनरेट ही नहीं होगा। फिर जैसे हम 3 पे गए तो ये सेकेंडरी वाला जो है ये फर्स्ट प्राइमरी कहलाएगा इस सेकेंडरी का। यानी जैसे एक गिरेगा दूसरा, ऐसा मतलब एक दूसरे को पुशअप करते हुए आगे बढ़ते जाते हैं। इसी को उन्होंने इसने समझाया है। दूसरा, ए सरफेस टचिंग दीज सेकेंडरी वेवलेट्स टेंजेंटली इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन एट इंस्टेंट गिवन द न्यू वेव फ्रंट इन दैट इंस्टेंट, दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी वेव्स। यानी इनका जो प्रोपोगेशन होता है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन, जैसे एक दूसरे जो साइकिल नहीं खड़ा करते स्टैंड में, एक साइकिल गिरा तो दूसरा भी गिरेगा, दूसरा तीसरा गिरेगा, ऐसे ऐसे फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्या होता है, प्रोपोगेट होते हुए चले जाते हैं। तो दोनों प्रिंसिपल समझ में आया। पहला इन्होंने बोला था कि कोई भी वेव जो होता है जनरेट होता है वो हमेशा न्यू डिस्टर्बेंस होता है। यानी एक डिस्टर्बेंस हुआ तो दूसरा जनरेट हुआ, यानी इस दूसरे के लिए ये न्यू डिस्टर्बेंस है। फिर तीसरा जनरेट हुआ तो तीसरे के लिए ये दूसरा वाला जो है न्यू डिस्टर्बेंस है। ठीक है। और दूसरा पॉइंट उन्होंने बोला कि हमेशा जो डिस्टर्बेंस होता है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में होता है। क्लियर? दूसरा है प्रिंसिपल ऑफ हाइजेंस कंस्ट्रक्शन। इट इज द बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट एवरी पॉइंट ऑफ वेव फ्रंट इज अ सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेव फ्रंट। ये प्रिंसिपल किस पर बेस्ड है कि हर एक जो जनरेट हुआ है वेव वो हमेशा सेकेंडरी वेव फ्रंट का जनरेशन है। द इन्वेलप ऑफ दीज वेव फ्रंट इन द सर्फेस टेंजेंसी टू ऑल द सेकेंडरी वेव फ्रंट गिव द न्यू फ्रंट। वही कर रहा है कि हर एक सेकेंडरी वेव फ्रंट के लिए हर एक न्यू वेव फ्रंट जनरेट हो रहा है। स्नेल्स लॉ जान ही रहे हो, 1/2/c1/c2। दैट मीन लाइट की स्पीड मीडियम, फर्स्ट मीडियम में और सेकंड मीडियम में क्या है, दोनों के रेशियो को बोलते हैं स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। आगे कह रहे हैं रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन ऑन द प्लेन वेव यूजिंग हाइजेंस प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हमें बताना है किसका, हाइजेंस प्रिंसिपल का प्रोडक्शन। जिसमें लिखा है साइन आई अपन साइन आर इक्वल टू क्या होता है, μ/1। इस नए लॉ को फॉलो करता है। ठीक है। और रिलेशन बिटवीन फ्रिक्वेंसी स्पीड वी इज टू λ/t बहुत बार पूछा गया है, ये इंपॉर्टेंट है। इससे न्यूमेरिकल्स भी आते हैं 1 मार्क्स के या 2 मार्क्स के। तो सीरीज बोल देना, अगर कोई फ्रिक्वेंसी बोल देगा तो वेवलेंथ अपन टाइम टेकन। ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। डॉपलर इफेक्ट क्या होता है? ठीक है। अगर मैं डॉपलर इफेक्ट बात करूँ तो इट इज द शिफ्ट इन फ्रिक्वेंसी ऑफ लाइट व्हेन देयर इज रिलेटिव मोशन बिटवीन द सोर्स एंड द ऑब्जर्वर। जब किसी सोर्स और ऑब्जर्वेशन में कोई रिलेटिव मोशन हो तो उसी की शिफ्टिंग को हम बोलते हैं डॉपलर इफेक्ट। दिस द इफेक्ट कैन बी यूज्ड टू मेजर द स्पीड ऑफ एन अप्रोचिंग और रेडिएटिंग ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट के स्पीड को मेजर करने के प्रोसेस को हम बोलते हैं डॉपलर इफेक्ट। चेंज इन फ्रिक्वेंसी क्या होता है?
फॉर द सोर्स ऑफ मूविंग अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर यानी वी से वी नॉट एंड फॉर द सोर्स मूविंग टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर वी से वी नॉट, यानी अगर हम चलेंगे सोर्स ऑब्जर्वर की तरफ तो इस कंडीशन में जो ये वी नॉट होगा बड़ा होगा वी से, और अगर ऑब्जर्वर चलेगा सोर्स की तरफ तब क्या होगा, वी ग्रेटर देन होगा वी नॉट से। ठीक है, तो डेल वी इक्वल टू क्या होता है, वी माइनस वी नॉट, इसका फॉर्मूला ये है, इसका फॉर्मूला ये होगा डेल वी अपन वी नॉट इक्वल टू वी अपन सी। नेक्स्ट हेडिंग है कोहेरेंट एंड इनकोहेरेंट एडिशन ऑफ वेव्स। कोहेरेंट क्या होता है, द टू सोर्सेज आर कोहेरेंट इफ दे हैव द सेम फ्रीक्वेंसी एंड द स्टेबल डिफरेंस। दो सोर्स कोहेरेंट तब कहलाते हैं जब दोनों की फ्रीक्वेंसी क्या हो, सेम हो, और दोनों का फेज डिफरेंस स्टेबल हो यानी फिक्स्ड हो। इन दिस केस द टोटल इंटेंसिटी इज जस्ट सम इंडिविजुअल इंटेंसिटी आई वन आई टू, मतलब इसका फॉर्मूला हो जाएगा इंटेंसिटी का आई इक्वल टू आई वन प्लस आई टू टू के ई वन इंटू ई टू, वेयर ई वन ई टू क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है सोर्स का। सी करता है पॉइंट, द इंटरफेरेंस टर्म एवरेज ओवर मेनी साइकिल इज जीरो इफ द सोर्स हैव डिफरेंट फ्रिक्वेंसी। अगर फ्रिक्वेंसी डिफरेंस हो जाएगी तो उसकी इंटरफेरेंस जीरो हो जाएगी। अगर सेम फ्रिक्वेंसी होगा लेकिन स्टेबल नहीं हो तब भी क्या हो जाएगा, जीरो। तो यानी फ्रिक्वेंसी सेम होनी चाहिए और स्टेबल होनी चाहिए, जो कि मैंने आपको पहले ही समझा दिया ये पॉइंट्स में, ये फ्रिक्वेंसी के साथ साथ स्टेबल होना चाहिए फिर डिफरेंस। फॉर सच कोहेरेंट सोर्स के लिए आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई वन प्लस आई टू। अकॉर्डिंग टू द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल व्हेन टू आर मोर वेव फ्रॉम मोशन traveling through a medium superimpose one another, a new wave is formed in which resultant displacement due to the individual waves at that instant. According to सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जब दो या दो से अधिक वेव मोशन एक ही मीडियम में ट्रैवल कर रहे हैं तो जो नया वेव फॉर्म होगा वो क्या होगा, उस रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होगा। तो इसलिए आई इक्वल टू क्या होगा, आई वन प्लस आई टू टू रूट में आई वन आई टू कॉस पाई, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, बड़ा अच्छा बताया इसने। ठीक है, आगे कह रहे हैं जी, जहाँ फाई क्या है अगर माइंड में आता है ये सर ये फाई क्या है, फाई जो है वो इंटरहेंट फेज डिफरेंस है जिसको हम बोलते हैं पाथ डिफरेंस। the significance is that the intensity due to two sources of light is not equal to the sum of intensity due to each of them। अगर इंटेंसिटी अगर दो सोर्स की इक्वल नहीं है तो वो सिग्निफिकेंस नहीं सही है। The resultant intensity depends on the relative location of the point from the two sources, since changing it changes the path difference as we go from one point to the another। The resultant intensity जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी डिपेंड्स किस पे है, रिलेटिव लोकेशन पे जहाँ से पॉइंट सोर्स जनरेट हो रहा है, और वो तब तक जनरेट होता रहेगा जब तक कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाता रहेगा। एज अ रिजल्ट द रिजल्टिंग इंटेंसिटी विल वायरी बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज। अब भाई एक दूसरे को आ रहा है तो उसमें जितना ज़्यादा डिस्टर्बेंस होगा उतना ज़्यादा इसका जनरेशन होगा, उतना ज़्यादा मैक्सिमम पॉइंट पे होगी इंटेंसिटी, और जितना ज़्यादा कम डिस्टर्बेंस होगा उतना पॉइंट वो मिनिमम हो जाएगी। ठीक है, आगे चलते हैं, क्या करा है आई मैक्स के लिए फार्मूला क्या है देख लीजिए, ये प्लस में कर दिया और मिनिमम के लिए क्या कर दिया माइनस में, जो कि एक इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट है। अब बात करते हैं यंग्स एक्सपेरिमेंट, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है इस सेशन कर सकते वेव ऑप्टिक्स का। देखो बेटा वेव ऑप्टिक्स बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस उससे नहीं पूछे जाते हैं क्योंकि रे ऑप्टिक्स में खुद ही इतने ज़्यादा इंक्लूड कर देता है। वेव ऑप्टिक्स में ज़्यादातर यंग्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कोहेरेंट इनकोहेरेंट के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं बता दे रहा हूँ आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो ज़्यादा पूछे जाते हैं। जैसे एक पूछा जाता है यंग्स का एक्सपेरिमेंट जो कि पूछा गया है, कोहेरेंट और इनकोहेरेंट, ठीक है, और हाइजेंस प्रिंसिपल, ये सब मतलब इंपॉर्टेंट है पॉइंट्स जो कि आने के चांसेस ज़्यादा हैं। जैसे वेवलेंथ का रिलेशन क्या है वो पूछे जा सकते हैं, इंटेंसिटी क्या होती है ये पूछे जाते हैं, ये सब 4-5 पॉइंट पढ़ लेना। ठीक है, टू पैरेलल एंड वेरी क्लोज स्लिट S1 S2 वी हैव टू लाइक टू कोहेरेंट सोर्स प्रोड्यूस एन स्क्रीन टू पैटर्न डार्क एंड ब्राइट फ्रेम। जैसे बेटा एक सोर्स से दो डिफरेंट सोर्स पे जाएंगे ऐसा लाइट, तो क्या होगा यहाँ पे स्क्रीन पे एक डार्क फ्रिंग बनेगा जहाँ पास पास रहेंगे, एक ब्राइट फ्रिंग बनेगा जहाँ पे रेज दूर दूर रहेंगे। तो इसका फार्मूला होता है एस टू पी माइनस एस टू वन पी होना चाहिए, वाई वन डी अपन डी वन, यहाँ एस वन पी होना चाहिए, थोड़ा दिक्कत दिया है यहाँ पे। ठीक है, इसके लिए फार्मूला थोड़ा देख लेंगे हम लोग, क्या फार्मूला है, डेल वाई वन इक्वल टू होता है डी लैम्डा बाई डी। ठीक है, अगर डबल स्लिट की बात करें तो डी लैम्डा बाई डी होता है जहाँ डी डिस्टेंस होता है। ठीक है, सब आपको यहाँ लिखा हुआ है। अगर हम इसमें दो चीज़ बनेगा, एक कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव। तो अगर कंस्ट्रक्टिव की बात इसमें दिखाई दे रहा है तो कंस्ट्रक्टिव फेज डिफरेंस क्या होता है, टू पाई एन, और जिसमें पाथ डिफरेंस फेज डिफरेंस टू पाई एन होता है और पाथ डिफरेंस एन लैम्डा होता है। ठीक है, डिस्ट्रक्टिव डिफरेंस के लिए फेज डिफरेंस क्या होगा, एन प्लस वन बाई टू टू पाई, और इसका होगा लैम्डा हो जाएगा बस। और डिफ्रैक्शन ड्यू टू सिंगल स्लिट की बात करें तो टू लैम्डा बाई होगा और टू लैम्डा डी बाई डी होगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे कंडीशन फॉर द मिनिमा ऑन द आइदर साइड ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा। ठीक है, क्या क्या कंडीशन होगा मिनिमा और मैक्सिमा के लिए उसके बात करते हैं हम लोग। ठीक है,
तो देखते हैं क्या करता है कि डी साइन लैम्डा इक्वल टू क्या होना चाहिए, एन लैम्डा। ये फॉर्मूला याद कर लो, डी साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा, एन लैम्डा। लैम्डा इज द वेवलेंथ। ठीक है, अब जैसे जैसे फेज हो जाएगा 1 2 3 एन उतना वैल्यू उसके रखते जाएंगे। अगर रिलेशन बिटवीन फ्रेंड डिफरेंस और पार्ट डिफरेंस का बहुत पूछा गया है तो डेल फाई इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल एक्स, जहाँ डेल फाई जो फेज डिफरेंस है और डेल एक्स जो है वो पार्ट डिफरेंस है। डिफ्रैक्शन की बात करते हैं जो कि एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। It either refers to the light spreading out from the narrow holes and slit and bending around the corner and obstacles. डिफ्रेक्शन में बताया था कि जैसे लाइट ट्रेवल कर रहा है, तो जैसे कोई इसमें पाथ आ गया, ऐसे ट्रेवल कर रहा है, पाथ आ रहा है, तो इसके कॉर्नर से मुड़ जाना लाइट का, मुड़ के दूसरे आगे प्रोड्यूस कर जाना ही क्या कहलाता है, डिफ्रैक्शन कहलाता है। क्या कहलाता है, डिफ्रैक्शन। द सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन पैटर्न शो द सेंटर मैक्सिमम जीरो इंटेंसिटी। अगर सिंगल स्लिट है तो उसका जो पैटर्न होगा मैक्सिमम का सेंट्रल का वो क्या होगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, ये जो फिगर दिखाई दे रहा है ये सबसे ज़बरदस्त फिगर और सबसे इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है ये फिगर। देखते हैं क्या करना दिखा रहा है, यहाँ इंटेंसिटी दिखा रहा है मैक्सिमम। ठीक है, यहाँ लैम्डा बाई है, 2 लैम्डा बाई है, इधर माइनस में हो रहा है, एंगल थीटा दिखा रहा है। तो डिफ्रैक्शन पार्ट ऑफ द वेव फ्रंट एट द स्लिट एज अ सेकेंडरी सोर्स, सेकेंडरी सोर्स के रूप में कैसे दिखाते हैं। डिफ्रैक्शन जो पैटर्न होता है इज द रिजल्ट ऑफ इंटरफ्रेंस ऑफ वेव्स फ्रॉम द दीज सोर्स। डिफ्रैक्शन जो होता है वो रिजल्ट होता है किसका, इंटरफ्रेंस का, वेव्स का, इस सोर्स का। दूसरा कहता है कि द इंटेंसिटी प्लॉट लुक्स एज फॉलोज विद देयर बीइंग ए ब्राइट सेंट्रल मैक्सिमम फॉलोड बाय द स्मॉल इंटेंसिटी सेकेंडरी मैक्सिमा विद देयर बीइंग पॉइंट ऑफ जीरो इंटेंसिटी इन बिटवीन whenever d sin theta is equal to lambda। ये तो फार्मूला है, आप फिर सुन लो। द इंटेंसिटी प्लॉट लुक्स एज फॉलोज, जो इंटेंसिटी प्लॉट है वो कैसे दिखाई दे रहा है कि जिस तरीके से ब्राइट सेंट्रल मैक्सिमम होता है और जो डार्क होता है वो मिनिमम होता है, तो मैक्सिमम पॉइंट को दिखा रहा है कि यानी इंटेंसिटी बढ़ रही है। भाई लाइट, कोई चीज़ ब्राइट होगा तो लाइट की इंटेंसिटी बढ़ेगी ना, वही बात कर रहा है इसमें। ठीक है, आगे चलेंगे, हम लोग पॉइंट्स को समझेंगे जो कि कर सकते हैं। इमिशन है, एब्जॉर्प्शन एंड स्कैटरिंग है, जो कि एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, देखते हैं हम लोग क्या कर रहे हैं। इमिशन, एब्जॉर्प्शन एंड स्कैटरिंग, दीज आर थ्री प्रोसेसेस बाय विच मैटर इंटरेक्ट विद रेडिएशन इन इमिशन एंड एक्सीलरेट चार्ज, रेडिएट एंड लॉस एनर्जी। ये तीनों प्रोसेस जो हैं वो मैटर इंटरेक्शन पे है, रेडिएशन पे है। जिसमें क्या होता है और इमिशन में क्या होता है, तो वही चार्ज पार्टिकल है वो रेडिएट्स करता है और एनर्जी को लॉस करता है। अगर हम एब्जॉर्प्शन की बात करते हैं तो चार्ज गेन्स एनर्जी एट द एक्सपेंस ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। जबकि हम एब्जॉर्प्शन की बात करते हैं तो जो चार्ज होता है वो एनर्जी को गेन करता है एट द एक्सपेंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। किसके एक्सपेंस में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के। इन स्कैटरिंग द चार्ज एक्सीलरेटेड बाय इंसिडेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रेडिएशन इन ऑल डायरेक्शन। जब स्कैटरिंग करेगा तो जो चार्ज रेडिएट होगा वो हर डायरेक्शन में होगा। पोलराइजेशन की बात करते हैं, इट स्पेसिफाइज द मैनर इन विच इलेक्ट्रिक फील्ड ऑस्किलेट इन द प्लेन ट्रांसवर्स टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। जब स्पेसिफाई मैनर में बात करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है ऑस्किलेट करता है प्लेन ट्रांसमिट डायरेक्शन में, जिससे लाइट प्रोपोगेट करती है। इफ ई ऑस्किलेट बैक एंड फोर्थ इन ए स्ट्रेट लाइन द वेव इज सेड टू बी लीनियर पोलराइज। अगर वो बैक फोर्थ के रूप में जैसे आगे भी आगे जा रहा है कभी पीछे जा रहा है, इस कंडीशन में जब होगा तो उससे हम क्या बोलेंगे, लीनियरली पोलराइज्ड। इफ द डायरेक्शन ऑफ ई चेंजेस इरेगुलरली द वेव इज अनपोलराइज। अगर डायरेक्शन चेंज होते जा रहा है, ऐसे ऐसे होते जा रहा है, उसको बोलेंगे अनपोलराइज्ड। When light passes through a single polarized P1 light intensity reduced to half। अगर जैसे केवल एक डायरेक्शन में एक सिंगल पोलराइजेशन हो रहा है तो उसकी इंटेंसिटी आधी हो जाती है। ठीक है, अगर सेकंड लाइट हो रही है तो वो क्या हो जाएगा, इस तरीके से रिड्यूस टू जीरो हो जाएगी। जैसे जैसे पोलराइजेशन होगा वैसे वैसे उसकी वैल्यू जीरो होती चली जाएगी, उसकी कम होती जाएगी। ठीक है, आगे कह रहा है आगे एक मिनट, यहाँ पे कह रहा है अनपोलराइज जो सनलाइट होता है वो एक स्कैटर्ड होता है एटमॉस्फेयर से, जिस वजह से वो मीडियम गेट्स में पोलराइज हो जाता है। जब सन आता है कई मीडियम से होते पोलराइज होते हैं, फिर लास्ट में जाके अनपोलराइज हो जाता है क्योंकि डिफरेंट टाइप के लेयर से वो पास आउट होता है। ऑप्टिकली एक्टिव क्या होता है, लीनियरली पोलराइज लाइट जो होता है अगर किसी सम सबस्टेंस जैसे कि शुगर सोल्यूशन ये सब से अगर चला जाए तो पोलराइज हो जाते हैं। इस प्रोसेस को हम ऑप्टिकल एक्टिविटी कहते हैं। जैसे किसी भी पोलराइजर से होकर लाइट का पाथ का डिस्टर्ब हो जाना क्या कहलाता है, ऑप्टिकली एक्टिविटी। इंटेंसिटी जो होती है लाइट पोलराइजेशन में क्या होती है, आई इक्वल टू आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा होती है, जहाँ आई इज द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। ठीक है, अगर इसके बाद बात करते हैं ब्रिस्टल लॉ, जो कि बहुत ही अच्छा टॉपिक है। ब्रिस्टल लॉ क्या कहता है कि जब व्हेन एन इंसिडेंट लाइट इज इंसिडेंट एट द पोलराइजिंग एंगल, जब कोई इंसिडेंट लाइट जो होता है इंसिडेंट होता है किसी पोलराइजिंग एंगल पे, तो द रिफ्लेक्टेड एंड द रिफ्रैक्टेड रेज आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तब जो रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रे होता है दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। और द पोलराइजिंग एंगल आल्सो कॉल्ड ब्रिस्टल एंगल, और जो पोलराइजिंग एंगल होता है वो क्या कहलाता है, ब्रिस्टल एंगल।
तो म्यू इक्वल टू tan थीटा याद कर लेना फॉर्मूला, जो कि इस पे क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। आगे कह रहा है पोलराइजिंग बाय स्कैटरिंग, स्कैटरिंग के थ्रू पोलराइजिंग कैसे होता है। तो अगर बात किया जाए लाइट के बारे में, तो लाइट इज स्कैटर्ड व्हेन इट मीट्स ए पार्टिकल ऑफ सिमिलर साइज टू इट्स ओन वेवलेंथ। लाइट स्कैटर कब करता है, जब किसी पार्टिकल से वो टकराता है। द स्कैटरिंग ऑफ सनलाइट बाय डस्ट पार्टिकल इज एन एग्जांपल ऑफ पोलराइजिंग बाय स्कैटरिंग। स्कैटरिंग मतलब होता है कि जब लाइट किसी कई मीडियम से होकर जाता है, तो क्या होता है कि वो डस्ट पार्टिकल टकरा कर डिफरेंट डायरेक्शन मूव कर जाता है, इसी को बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। जैसे छोटे छोटे पार्टिकल एटमॉस्फेयर में है, अब लाइट आया, लाइट आ रहा है, ढेर सारे लाइट आ रहे हैं, अब किसी टकरा के इधर उधर डायरेक्शन में फैल जाना ही क्या कहलाता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। रेले शो दैट द स्कैटरिंग ऑफ लाइट इज प्रोपोर्शनल टू द फोर्थ पावर ऑफ द फ्रिक्वेंसी ऑफ द लाइट। रेले ने कहा था कि जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट जो होता है, ठीक है, तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट जो होता है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू होता है 1/λ4। जितना ज़्यादा स्कैटर होगा उतना वेवलेंथ में कमी होगी उसकी फ्रिक्वेंसी में, ठीक है। इस कंडीशन में उन्होंने इसको समझाया था। तो अगर हम बात किया जाए इस लेसन में, तो इस लेसन में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे जिसको मैंने यहाँ पे डिस्कस किया है। आई होप आप सभी को अच्छा लगा होगा। एक छोटा लेसन था जिस वेब ऑप्टिक्स, जिसमें आप सभी को काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया होगा। अगर आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो आप लोग जरूर इसको, एक क्यूट नोट्स था, इसको मैंने एक बार ट्राई किया कि देखें 10-15 मिनट में अगर एक छोटा सा लेसन अगर कंप्लीट हो जा रहा है जिसमें हेडिंग वाइज हेडिंग जो बात करते हैं, तो बताइएगा। अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगा ड्यूल नेचर के रिलेटेड आएगा, एटम न्यूक्लियाई फिर है, फिर सेमी कंडक्टर, ये थोड़े थोड़े बड़े लेसन है। इसमें करीब करीब आपको 30-45 मिनट्स, इसमें 40-45 मिनट्स या 1 आवर्स भी लग सकते हैं वन शॉट को कंप्लीट करने में। तो उसके हिसाब से ही वो कॉन्सेप्ट को चलाया जाएगा। और मुझे उम्मीद है कि आप सभी को काफ़ी अच्छा लगा होगा जुड़कर, और अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि आपके लाइक शेयर कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलता है और लगता है कि नहीं यह वीडियो बनानी चाहिए। तो क्लास 10th और 12th की वन शॉट वीडियो इसी तरीके से चलते रही है। जैसे 12th की आप चैप्टर 10 हो गया, फिर 11 12 13 14 तो 40 में ये खत्म हो जाएगा। केमिस्ट्री की एक दिन अल्टरनेट करके आती है, जैसे फिजिक्स की वन शॉट आ जाइए तो कल केमिस्ट्री की वन शॉट आएगी। तो इस तरीके से है। केमिस्ट्री में हम लोग एल्कोहल फिनॉल और कह सकते हैं क्या नाम है, हैलो एल्केन्स एंड हैलोजेंस पढ़ चुके हैं। अब हमारी बारी है एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड की। तो ये सब टर्म्स चलेंगे जिसमें आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करते रहिए और पढ़ाई बस करते रहिए। जैसे देखिए बच्चों के मन में ये आता है कि लास्ट टाइम में क्या पढ़ा जाए, एनसीईआरटी के क्या टिप्स दिए जाए। तो बेटा पहले तो एनसीईआरटी क्लियर कर लो। पहले एनसीईआरटी के टेक्स्ट जो एक्सरसाइज हैं उसके हर एक हेडिंग्स को अच्छे से रिवाइज कर लो। फिर उसके बाद देखो कि हम कितने क्वेश्चन करते हैं, फिर उससे क्वेश्चन लगा लो। उससे क्या होगा, आप डेफिनेटली आपके अंदर एक एनर्जी आएगी, जिससे वजह आप समझ में आओगे कि यार मैं कंपटीशन में, मैं इस जो एग्जामिनेशन में अच्छा परफॉर्म कर सकता हूँ। आप प्रैक्टिस पेपर जितना ज़्यादा हो सके करो, क्योंकि प्रैक्टिस मैक्स मैन परफेक्ट, ये जानते ही हो। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आप परफेक्ट बनोगे। तो दिस इज़ द की ऑफ द डे। ये आपके लिए की है, फॉलो करना आपका काम है। अगर आप फॉलो करोगे डेफिनेटली आपको सफलता मिलेगी, नहीं फॉलो करोगे तो कोई बात नहीं, ये आपका ओपिनियन रहेगा, ठीक है। तो वीडियो को ही एंड करते हैं, ठीक है। और आप सभी जुड़े, काफ़ी अच्छा लगा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग माई वीडियो। जय हिंद।